नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि नताशा अब यहाँ पर वापिस से अब आयशा के उस घर में आ जाती है और वहाँ पे आके वो दोनों बहनें अब साथ में खाना खाती है। तभी यहाँ पर अब नताशा उसे कहती है, वैसे आशा तुम कब से फ्रेंड बनाने लग गई? अब वो कहती है, क्या तुम करण से मिली हो? तब अब यहाँ पर नताशा कहती है, हाँ मैं करण से मिली थी, लेकिन तुम उसकी फ्रेंड कैसे बनी? वो कहती है कि बस ऐसे ही वो धनंजय का फ्रेंड है, तो इसी वजह से। अब यहाँ पर वो दोनों खाना खाते हैं। अब नताशा कहती है, सच में तुम खाना कितना अच्छा बनाती हो, बिल्कुल माँ की तरह, आई लव इट। वैसे तुमने क्या सोचा? अब ये दोनों यहीं पर ऐसे ही बात करती है। अब यहाँ पर नताशा सीधे सीधे ही अब आयशा को कह देती है कि वो हंसराज तुझे मारना चाहता है। अब यहाँ पर आयशा अब नताशा से कहती है, तुम्हें कैसे पता? अब नताशा कहती है कि आज जब मैं माँ से मिलने के बाद वापस बाहर निकल रही थी तो कोई मेरा पीछा कर रहा था, तो उससे फाइट करने के लिए मैं एक सुनसान रास्ते की तरफ चली गई। तभी वहाँ पर मेरे ऊपर हमला हुआ, लेकिन उससे पहले करण ने ही मुझे बचा लिया। अरे मैं तो उन लोगों की खुद इतनी धुलाई करना चाहती थी कि ताकि फिर वो ये सब कभी करने की सोचे ही नहीं। लेकिन पता है, हैरानी वाली बात तो तब हुई जब करण ने उनसे पूछा कि तुम्हें किसने भेजा है। तब वहां पर उन लोगों ने हंसराज मारवा का नाम लिया। अब नताशा की इस बात को सुनकर अब आयशा मारवा कहती है, हाँ मुझे सब पता है, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता है और इसलिए वो ऐसे हथकंडे यूज कर रहा है। वो किसी हर एक चाल चल रहा है ताकि किसी भी तरह से हम दोनों की शादी ना हो। ये इधर आयशा की ये बात सुनते ही अब नताशा कहती है, अगर ऐसा ही है तो फिर अगर वो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता है आयशा, तो फिर वो अपने पापा से बात क्यों नहीं करता है, फट्टू कहीं का। क्योंकि अगर उसे शादी नहीं करनी तो वो सीधा सीधा ही अपने पापा यानी कि अपनी फैमिली को ही मना कर देना। ऐसे उल्टे सीधे प्लान क्यों बना रहा है? अरे कैसा आदमी है वो कि अपने बाप के आगे तो उसकी जुबान तक नहीं निकल रही है और बाहर दुनिया के सामने वो तुझे बदनाम करना चाहता है। अगर वो इतना ही शेर बना फिरता है तो एक बार अपने बाप को ही मना कर दे, ताकि उससे तुम्हें भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आयशा हर बार किस्मत साथ नहीं देती है। मैं मानती हूँ कि हर बार तुम बच जाती हो, लेकिन हर बार कैसे बच पाओगी आयशा? कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है ना कि तुम्हें कोई बचाने वाला ना हो। वैसे ये हंसराज मारवा तो एकदम इडियट है, फट्टू इंसान। इस इडियट का सच में कुछ नहीं हो सकता। अब नताशा की इस बात पर अब आयशा कहती है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे वो तो है जैसा है, तुम अभी शांत हो जाओ, मैं देखती हूँ। अब आयशा की इस बात पर अब नताशा कहती है, तुम देख ही लो, क्योंकि अगर मैंने देखा ना उस हंसराज को तो उस हंसराज के लिए ये फिर ठीक नहीं होगा। क्योंकि तुम उसे अपने ही लेवल पर देखो तो ही अच्छा रहेगा। कहीं अगर मैंने उसे देख लिया तो फिर वो खुद के हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ही गिन रहा होगा। मैं तो आज उसके आदमियों का भी वही हाल करने वाली थी, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि वहां पर करण ने आकर उन्हें बचा लिया। यहाँ पर ये दोनों ही अभी अपना मील एंजॉय करती और नताशा आयशा को एक जोर से हक करते हुए कहती है, मेरी नज़र तुम पर ही है आयशा, देखना कोई गड़बड़ ना हो। अब नताशा की इस बात पर अब आयशा कहती है, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, लेकिन हाँ तुम प्लीज अपने उस अक्षय को संभालो। अरे कितना इरिटेटिंग इंसान है वो, हर बार में बस उसके मुंह से आयशा 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 ही निकलता रहता है। सच में पता नहीं तुमने ऐसा कौन सा जादू चलाया है उस पर। मैं तो जब कभी अगर वो मेरे सामने होता है तो मैं तो उससे पूरी ही इरिटेट हो जाती हूँ। अब आयशा की इस बात को सुनकर एक पल के लिए तो नताशा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और अब वो कहती है,
अरे संभल कर, वो जैसा भी है वो मेरा है। इधर आयशा से मिलकर अब नताशा अपने फेस को फिर से कवर करने के बाद अब वो उसे वहां से गुड बाय बोलकर चली जाती है और साथ के साथ कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। और यहाँ पर अब नताशा के जाने के बाद अब आयशा भी यही सोचती है कि वो कैसे कैसे भी करके उसे अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करना ही होगा, क्योंकि हंसराज बार बार जिस तरह से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वैसे भी अब 1 हफ्ते के बाद उनकी शादी है। मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। अब यही सब सोचते हुए ही आयशा की कब आँख लग गई, खुद आयशा को भी पता नहीं चला। इधर नेक्स्ट डे मॉर्निंग आयशा के फ़ोन पर अब काफ़ी वक्त से उसका फ़ोन बज रहा था। आयशा ने जब अपना फ़ोन उठाया तो सामने से यहाँ पर सुहासिनी मारवा की आवाज़ आती है, जो कि कह रही थी कि आज तुम यहाँ मारवा हाउस में आ जाओ, देखो मेहमान आना शुरू हो गए हैं और सभी होने वाली दुल्हन से मिलना चाहते हैं। सुहासिनी मारवा की इस बात पर अब आयशा कहती है, जी मैं आती हूँ। और ये कहते हुए ही आयशा अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट करती है और वो अब जल्दी से बेड से उठती है, क्योंकि जब आयशा ने फ़ोन उठाया था तो उसने अपनी आंखों को मसलते हुए फ़ोन को उठाया था। लेकिन सुहासिनी की ये बात सुनने के बाद तो उसकी नींद जैसे गायब ही हो गई थी और वो सीधा ही अब शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। इधर कुछ देर के बाद अब जब वो बाथरूम से आती है तो बाथरूम से आने के बाद आयशा अब रेडी होने लगती है और वो अब अपने घर को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। अपने घर से निकलते वक्त आयशा भी यही सोच रही थी कि अब मैं इस घर में बहुत जल्द आऊंगी। ये सोचकर आयशा अब दरवाजे को बंद कर देती है और वो अब अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी गाड़ी को मारवा हाउस की तरफ ले लेती है। इधर कुछ ही देर के सफर के बाद अब वो मारवा हाउस में पहुंच जाती है। वो जैसे ही यहाँ पर अंदर जाती है तो सुहासिनी मारवा वहीं पर आयशा को ही अब पीछे से आवाज लगाते हुए कहती है, यहाँ आना बेटा एक बार, ये देखो ये डिजाइनर से कहकर मैंने कुछ साड़ियाँ मंगवाई हुई है, तुम देख लो। अब सुहासिनी मारवा की इस बात पर अब आयशा कहती है, आपको जो भी पसंद है प्लीज आप देख लीजिए, क्योंकि मुझे भी वही पसंद आ जाएगी। ये कहते हुए ही अब आयशा अब सीधे ही अब सुहासिनी से कहती है, आंटी जी मेरा रूम। अब आयशा की इस बात पर अब सुहासिनी मारवा कहती है, हाँ वही वाला ही है जहाँ तुम पहले रहती थी, क्योंकि मैंने उसी को ही तुम्हारे रूम के तौर पर तैयार करवाया है। अब सुहासिनी की ये बात सुनते ही आयशा अब अपने रूम की तरफ जाने ही वाली थी कि तभी अब उन्हें सुहासिनी मारवा फिर से कहती है, बेटा कल हल्दी सेरेमनी है, आप उसी हिसाब से ही रेडी रहना। अब सुहासिनी मारवा की इस बात पर अब आयशा मारवा बिना कुछ कहे ही अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। वहां अपने रूम में पहुंचने के बाद आयशा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे इस शादी को रोके, क्योंकि आयशा यहाँ पर सुहासिनी मारवा के कहने से सारे ही रीति रिवाजों को निभाने के लिए जो कि शादी से पहले होते थे उनके लिए वो यहाँ पर आ तो गई थी, लेकिन अभी भी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आयशा भी ये शादी नहीं करना चाहती थी। जहां एक तरफ मारवा हाउस में शादी की पूरी तैयारियां हो रही थी, यहाँ पर पूरी की पूरी चहल पहल थी, तो वहीं दूसरी तरफ होटल पैराडाइज को रेडी करने की कोशिश हो रही थी। इस जनरेशन की ये पहली शादी थी और धर्मराज मारवा इस शादी में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। इस शादी को उन्होंने पूरी तरह से एक अच्छी वेडिंग बनाने के लिए सारी की सारी प्लानिंग कर रखी थी। उन्होंने यहाँ पर सभी गेस्ट को इनवाइट किया गया था, सारे के सारे गेस्ट यहाँ पर वीआईपीज थे और जितनी भी बुकिंग थी उसे उस दिन की शादी के लिए कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि पूरा का पूरा पैराडाइज होटल यहाँ पर हंसराज मारवा की शादी के लिए बुक किया गया था और यहाँ पर गेस्ट को 2 गुनी कीमत दी गई थी। जहाँ स्टाफ अब सभी तैयारी में लगे हुए थे, तो वहीं आयशा मारवा इधर अपने फोन से धनंजय पीरामल को बार बार खूब कॉल लगा रही थी। यहाँ पर काफी मुन्नतों के बाद जब कुछ देर के बाद जब सामने से हेलो की आवाज आती है तो आयशा कहती है, पेरिस से माँ के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर की टीम कब तक आएगी। आयशा की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि वो टीम 2 दिन में वहां पर पहुंच जाएगी और वो अपने काम में लग जाएंगे। तुम माँ की चिंता मत करो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि जो डॉक्टर यहाँ पर आने वाले हैं वो बहुत ही
अच्छे डॉक्टर हैं। ये सुनते ही अब आयशा कहती है, सच सच में वो माँ को ठीक कर देंगे। अब आयशा की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ आयशा विश्वास करो। देखो आयशा, अभी कुछ दिनों के लिए मैं बहुत ही बिजी रहूँगा। मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद बात करूँगा। कुछ देर तक ऐसे ही बात करने के बाद धनंजय पीरामल अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। वही आयशा ने भी बहुत ही कोशिश की थी कि वो एक बार धनंजय को इस शादी के बारे में बताए, लेकिन इससे पहले वो कुछ भी कह पाती तभी धनंजय ने उन्हें अपने बिजी शेड्यूल के बारे में कह दिया था कि अभी अभी उसे फोन को रखना होगा, वो अभी बात नहीं कर पाएंगे। इधर ऐसे ही करते करते उसके बाद अब आयशा का फोन लगा ही नहीं। इधर अब वेडिंग डे आ गया था। आयशा फोन से सिर्फ लाइफ केयर हॉस्पिटल में ही फोन लगा कर कहती है, क्या क्या अमृता रायकुला का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इस बात पर अब सामने से आवाज आती है कि यस मैडम। इधर ये सुनते ही अब आयशा कहती है कि ओके थैंक यू, और ये कहते हुए ही आयशा अब अपने फ़ोन को कट कर देती है और अब वो करण गुलेरिया को फ़ोन लगा देती है। जैसे ही यहाँ सामने से अब हेलो की आवाज़ आती है तो आयशा अब करण से कहती है, करण मैं यहाँ से भागने वाली हूँ, तुम प्लीज़ अपनी गाड़ी लेकर यहाँ गेट पर ही आ जाओ, क्योंकि मैं अब ये शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जिस प्रेशर में मैं ये शादी कर रही थी, मेरी माँ का ऑपरेशन तो वो हो रहा है। और वो ये कहकर अब एकदम से ही खामोश हो जाती है। लेकिन अब उन्हें अब सामने से आवाज़ आती है, आयशा तुम चिंता मत करो, मैं रेडी हूँ, तुम बस आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। करण गुलेरिया से बात करने के बाद इधर आयशा अब एक पेज पर बस इतना ही लिखती है, आई एम सॉरी बट मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। आयशा इसे लिखने के बाद अब वो अपने प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर निकलकर अब वो स्टेयरकेस से नीचे की तरफ जाने लगती है। और आयशा के फ़ोन पर यहाँ पर करण गुलेरिया का बार बार फ़ोन आ रहा था, लेकिन आयशा ने अपने फ़ोन को साइलेंट रखा हुआ था ताकि आयशा के फ़ोन की आवाज़ से किसी को भी उसके यहाँ से भागने का पता ना चले और कोई भी उसे देख ना पाए। जैसे तैसे बिना किसी की नज़र में आई यहाँ पर आयशा बेसमेंट में आ जाती है। हालांकि आयशा के लिए इतने बड़े होटल में सबकी नज़रों से बचकर निकलना इतना इजी नहीं था, लेकिन आयशा ने बड़ी ही हिम्मत करके वो उस होटल से निकल कर आ गई थी। और अब वो जैसे ही बाहर जाने वाली थी कि तभी अब उन्हें पीछे से किसी की आवाज़ आती है, जो एक बड़ी ही रौबदार आवाज़ थी और जो कह रही थी, तुम जा रही हो, तुम्हें बिल्कुल अपनी माँ की चिंता नहीं है। अब जैसे ही आयशा ने ये बात सुनी, जैसे ही उसके कानों में उसकी माँ के बारे में बात आई, तभी वो एकदम से ये सुनते ही आयशा जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो एकदम से ही हैरान हो जाती है। और अब उसके मुंह से बस इतना ही निकलता है, आप यहाँ पर। आयशा इधर अपने ख्यालों में ही थी कि तभी अब उसके कानों में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। तो आयशा अब अपने ख्यालों से बाहर आकर कहती है, क्या हुआ है। इस बात पर अब आर्यन कहता है, सॉरी दादी, मेरी बुक गिर गई थी, क्योंकि आयशा यहाँ पर आर्यन के साथ थी और अभी आयशा अपने इन्हीं ख्यालों में चली गई थी। लेकिन जैसे ही आर्यन की बुक गिरी तो उसकी वजह से अब आयशा फिर से अपने सेंस में आती है, जब वो यहाँ पर किंग के पैलेस में रह रही थी। इधर आयशा मारवा आर्यन के पास जाकर अब उसकी बुक को उठाकर कहती है, इट्स ओके बेटा, वैसे तुम कर क्या रहे थे। अब अपनी दादी की इस बात पर अब आर्यन कहता है, दादी माँ, मुझे मोम की बहुत ही याद आ रही थी ना, मैं आपकी गोद में क्या सिर रखकर सो जाऊं, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे मोम की बहुत याद आ रही है। अगर मोम यहाँ पर होती तो मैं उन्हें हक कर लेता और उनके पास सो भी जाता। आर्यन की इस प्यारी सी रिक्वेस्ट को सुनकर उसकी इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, अरे आर्यन, ये भी कोई पूछने की बात है क्या बेटा, आप क्यों नहीं सो सकते, आप अपनी दादी की गोद में सो सकते हैं। लेकिन पहले रुको, आज मैं तुम्हारे सिर की अच्छी तरह से चंपी कर देती हूँ ताकि तुम्हें और भी अच्छी नींद आए। ये कहते हुए ही आयशा मारवा अब अपने ड्रॉर में से कुछ हर्बल ऑयल निकालकर अब आर्यन की चंपी करने लगती है। तो उन्हें अब एहसास होता है कि कोई उनके सिर की चंपी कर रहा है। जब यहाँ पर आयशा भी चंपी करते हुए पीछे मुड़कर देखती है तो वो यहाँ पर उसके सिर पर कोई और नहीं बल्कि किंग यानी कि रोहित ही उसके सिर पर चंपी कर रहा था। इसलिए अब वो रोहित को देखकर कहती है, अरे रोहित, ये क्या कर रहे हो तुम।
अब आयशा की इस बात पर अब किंग कहते हैं, चुप रहिए, मुझे करने दीजिए। यहाँ अब किंग आयशा के सिर की झंपी कर रहे थे। आज किंग के चेहरे पर एक सुकून था, क्योंकि जिस पल का इंतजार वो इतने सालों से कर रहे थे, आयशा के चंपी करने के बाद अब यहाँ पर किंग ड्रेसिंग मिरर से एक कोम और रबड़ बैंड लेकर आयशा के पास आ जाते हैं और उनके बालों को अब वो कोम करते हुए ही अब वो आयशा के बालों को कोम करते हैं और उनके तो वही आयशा भी अब आर्यन से कहती है, आज तुम मेरे साथ सो जाना। अब आयशा की इस बात पर अब आर्यन कहता है, मुझे कुछ मैथ्स के प्रॉब्लम सोल्व करने हैं दादी माँ, मैं उन्हें सोल्व करने के बाद मैं आपके पास सो जाऊंगा। या किंग को भी आज इतना सुकून मिल रहा था, क्योंकि सच में किंग को भी भले ही वो यहाँ पर रोहित के रूप में ये सब कुछ कर रहा था, क्योंकि आयशा यहाँ पर समझ ही नहीं पा रही थी, लेकिन किंग अब यहाँ पर आयशा के साथ रहकर बहुत ही खुश भी था, क्योंकि भले ही वो रोहित के रूप में ये सब कर रहा था, लेकिन एटलीस्ट वो अपनी बेटी के साथ अपनी हर एक उस इच्छा को पूरी कर रहा था जो एक पिता के मन में अपनी बेटी के लिए होती है, और उसे फाइनली वो सुकून भी मिल रहा था। अभी किंग भी अब यहाँ पर जंपी करने के बाद अब आयशा और आर्यन को गुड नाइट बोलकर अब वहां से जाने लगते हैं। तो वहीं आर्यन अब आयशा मारवा से कहता है, दादी माँ, याज डैड को क्या हो गया है। अब आर्यन की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, क्यों, क्या हुआ, पता नहीं तुम्हारे डैड को क्या हुआ है, मुझे तो समझ में नहीं आया। अब आयशा मारवा अब अपने बेड पर बैठकर अब आर्यन को ही देख रही थी। इधर दूसरी तरफ लंदन में रेखा मूर्ति के महल में अनिका की अब नींद खुली तो अब उसे एहसास होता है कि रोहित ने अनिका को जोर से हक किया हुआ है। अनिका अब यहाँ पर खुद को रोहित की बाहों से आजाद करती और अब वो उठकर खड़ी होकर बस रोहित को ही देख रही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि रोहित अंगड़ाई ले रहा था। रोहित को ऐसे अंगड़ाई लेता हुआ देखकर अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तो वहीं रोहित अब अपनी आंखों को खोलता है तो अपने सामने अनिका को देखकर अब रोहित के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है और रोहित अब अपने हाथ को अनिका की तरफ बढ़ा देता है। तो वहीं अनिका भी अब अपने हाथ से रोहित के हाथ को पकड़ लेती है। तो रोहित अब अनिका को अपनी तरफ खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अनिका को अपनी बाहों में भरने के बाद अब वो उसके गाल पर एक किस करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग अनिका। इधर रोहित की इस बात पर अनिका भी रोहित को किस करती है, क्योंकि सच में अनिका ने रोहित के जागने का एक कितना लंबा इंतजार किया था और फाइनली आज वो सुबह आ गई थी कि जब यहाँ पर रोहित ने अपनी आंखें खोली। कुछ देर के बाद अब वो रोहित की बाहों से अब आजाद होकर कहती है, मिस्टर मारवा, मुझे शावर लेने जाने दीजिए। इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ तो ठीक है, जाओ ना, इवन मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, बस कीजिए मिस्टर मारवा। इधर ये सुनते ही अब रोहित जब अपने आसपास देखता है तो वो अब अनिका से कहता है, हम कहाँ पर हैं अनिका। अब रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, हम रेखा मौसी के महल में हैं। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि जब आखिरी बार रोहित की जब आंखें बंद हुई थी तो वो यहाँ पर लंदन में ही तो था, लेकिन वो अनिका की प्रॉपर्टी के अंदर ही था, अनिका के खुद के घर के अंदर था, लेकिन अब वो यहाँ पर रेखा मौसी के घर पर था। इधर ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, रिया अपने डैड को बहुत ही मिस कर रही थी ना, इसलिए आपको यहाँ पर लाई हूँ। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, ठीक है फिर, पहले मैं शावर लेने के लिए जाऊँगा। ये कहते हुए ही रोहित अब बेड से उठकर शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। इधर ये देखकर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा मुझसे ज़्यादा अपनी प्रिंसेस से प्यार करते हैं। या अनिका अब अपने रूम की बालकनी में खड़ी यही सब सोच रही थी कि आखिर उस कॉलेज में वो केमिकल कहाँ पर हो सकता है, मैं आखिर उस केमिकल तक पहुँचूँ तो पहुँचूँ कैसे, उसे कहाँ पर रखा जा सकता है, कौन सी ऐसी जगह है उस कॉलेज में। अनिका भी अपने ख्यालों में ही थी कि तभी अब उसके फ़ोन के रिंग होने की आवाज़ सुनाई देती है। अब उस आवाज़ को सुनकर अनिका अब अपने फ़ोन को उठाकर देखती है तो इस पर मिस्टर कृष्णन का फ़ोन आ रहा था। इधर अपने फ़ोन को देखकर अब अनिका यही सोचती है कि क्या उसे फ़ोन उठाना चाहिए,
कुछ देर सोचकर अनिका अब अपने फोन को म्यूट करके रख देती है। तो वहीं अब तक रोहित भी शावर लेकर आ जाता है और अब वो अनिका से कहता है, अनिका तुम जाकर शावर ले सकती हो। इस बात पर अब अनिका कहती है, थैंक यू सो मच मिस्टर मारवा। और ये कहते हुए ही अनिका अब शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। इधर अनिका भी जब शावर लेकर वापस बाहर आती है तो वो रेडी होने लगती है। या अनिका को ऐसी रेडी होते हुए देखकर अब रोहित उससे कहता है, अनिका क्या तुम कहीं जा रही हो क्या? अब उसकी इस बात पर यहाँ पर अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, मैं आयशा माँ और आर्यन से मिलने के लिए जा रही हूँ। अब अनिका की इस बात पर रोहित अनिका को एक आईब्रो ऊपर करके इम्प्रेसिव लुक देखते हुए कहता है, तुम वहाँ पर सिर्फ माँ से और आर्यन से ही मिलने तो नहीं जा रही हो? इस बात पर अब अनिका रोहित से कहती है, स्मार्ट बॉय, अब वैसे मुझे वहाँ पर कुछ काम है जैसे ही जिसे पूरा करने के लिए मेरा जाना वहाँ पर ज़रूरी है, इसलिए मैं वहाँ पर जा रही हूँ। अब चलिए ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। आपकी रिया आपका वेट कर रही होगी। अब रिया यहाँ पर अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित अनिका के हाथों में अब अपना हाथ डालकर कहता है, तो फिर देर किस बात की है अनिका, चलो देखो ना, मैं तो तुमसे पहले से ही रेडी हो गया था। जल्दी अनिका, जल्दी चलो। इधर अनिका और रोहित दोनों ही अब अपने रूम से बाहर निकलकर हॉल में आ जाते हैं, जहां पर रिया अपनी बुक को पढ़ रही थी। क्योंकि रिया यहाँ पर अपनी उसी बुक को पढ़ रही थी, क्योंकि रिया भी उस गेम को खेल कर अब निराश होने लगी थी, इसलिए अब यहाँ पर उसने गेमिंग की ही किसी बुक को बाहर निकाला हुआ था। रिया को ऐसे देखकर अब रोहित कहता है, क्या लगता है तुम्हें हमारी रिया अब सही ट्रैक पर चल रही है? अब रोहित की इस बात पर अनिका कहती है, हाँ वो तो है, क्योंकि पहले वो सिर्फ ऑनलाइन गेम खेलने में बिजी रहती थी, लेकिन अब आप उसकी बातें सुन लीजिए, उसे अब खुद गेम बनाना है, क्योंकि अब तक तो वो दूसरों के बनाए हुए गेम को ही खेला करती थी। वेब डिजाइनिंग करना है, कार रेसिंग करनी है, मम्मा की तरह। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, अब मुझे यकीन हो गया है कि रिया तो सच में बिल्कुल तुम पर गई है, क्योंकि जो जो चीजें वो बनाने की सोच रही है वो तो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कार रेसिंग करती हूँ, लेकिन कार रेसिंग तो आप भी तो करते हैं ना। यहाँ रिया की नजर जब अपने डैड पर जाती है तो रिया दौड़कर सीधा ही रोहित के पास जाकर अब उसे एक जोर का हक करते हुए कहती है, डैड आई मिस यू अलॉट, कहाँ थे आप? आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया है। मैं आपसे नाराज हूँ क्योंकि आपने मुझे बहुत ही इंतजार कराया। रिया ये कहते हुए ही रिया अब अपना मुंह फुलाकर दूसरी तरफ अपना मुंह फेर लेती है और वो अब अपने दोनों ही हाथों को फोल्ड करके खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर खुद को नाराज होने का प्रिटेंड करती है। यह रोहित भी अब अपनी प्रिंसेस को मनाने की कोशिश करता है, तो वही रिया अब अपने डैड से नाराज ही रहती है। वो अभी मानने वालों में से नहीं थी। कुछ देर तक अब अनिका यही सब देखकर अब वो सीधा ही डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है, तो वही रोहित अब तक रिया को ही मनाकर टेबल पर आ जाता है। तो अभी वहीं अब तक स्वाति मल्होत्रा और रेखा मूर्ति भी वहां पर आ जाती है और वो सभी अब अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लगते हैं। आज तो रिया ब्रेकफास्ट कम कर रही थी, वो अपने डैड को अपनी सारी ही बातें बता रही थी, तो वही रोहित अब रिया की सारी ही बातों को सुन रहा था। यहाँ अब तक अनिका का खाना फिनिश हो गया था, इसलिए अब अपने मील को फिनिश करने के बाद अब अनिका सभी से ही कहती है कि आप सभी यहाँ पर एक दूसरे के साथ टाइम एंजॉय कीजिए, मैं बस अभी आती हूँ, मुझे कुछ काम है। अनिका की इस बात पर अब रिया कहती है, ओफो मम्मा, कभी तो मेरे साथ टाइम स्पेंड कीजिए ना। अरे मम्मा, हम जब से यहाँ पर आए हैं आप तो तब से यहाँ से गायब हो, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, आपका तो पता भी नहीं चल रहा है कि आप जा कहाँ रही हैं। रिया किस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ बेटा वो क्या है ना रिया, कि आपकी मम्मा को ना कुछ टाइम से अपने क्वेश्चन के आंसर चाहिए थे। न जाने कितने ही समय से मैं उन क्वेश्चनों के आंसर ढूंढ रही थी, लेकिन कोई भी मुझे वो आंसर ही नहीं दे रहा था। लेकिन अब आपकी मम्मा को एक ऐसी क्वीन मिल गई है, या फिर ऐसा समझ लो कि कोई मैजिकल क्वीन मिल गई है, और वो मेरे सारे ही क्वेश्चन के आंसर दे देती है, और वो भी बिना मुझे कोई भी चैलेंज दिए।
क्योंकि आज तक मुझे मेरे जिन सवालों के जवाब मिले हैं तो उनके लिए मुझे हर एक सवाल के लिए चैलेंज को पूरा करना पड़ा था, लेकिन ये इस कवि ने मुझे जो आंसर दिए हैं वो बिना किसी चैलेंज दिए ही दे दिए हैं। ये कहते हुए ही अब वो अपनी माँ को और रोहित को देखने लगती है, क्योंकि यहाँ पर वो सीधे सीधे ही इशारा कर रही थी कि ना तो स्वाति मल्होत्रा ने अनिका के सवालों को सीधे सीधे उसको बताया था, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा भी हर बार अनिका के लिए चैलेंज छोड़ देती थी, और इधर रोहित के बारे में भी उसे नहीं पता था। ये सुनते ही अब रिया कहती है, मम्मा सच में कौन है ये मैजिकल क्वीन? मुझे मिलना है उस मैजिकल क्वीन से, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी मम्मा के मुंह से इस मैजिकल क्वीन का नाम सुना तो अब यहाँ पर रिया की भी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि उसे भी इस क्वीन से मिलना है। रिया की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ हाँ ठीक है रिया, मिल लेना, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद। यहाँ पर अब अनिका सभी को ही हक करते हुए उन्हें बाय बोलकर वहां से अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं रोहित ने जब यहाँ पर देखा कि अनिका अपने रूम में गई है तो रोहित भी अब वहां पर सभी को ही कहता है कि मैं भी बस अभी आता हूँ। ये कहते हुए रोहित भी अब अपने रूम की तरफ जाने लगता है। अनिका अब अपने रूम में आने के बाद अब वो ब्लैक कैट के आउटफिट को लेकर अब चेंज करने के लिए चली जाती है। तो वहीं रोहित भी अब अपने रूम में आ जाता है। जैसे ही रोहित अब अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि अनिका तो बाथरूम में चेंज करने के लिए चली गई थी। इसलिए रोहित यहाँ पर जब तक अनिका बाथरूम में चेंज कर रही थी वहां पर आकर बेड पर आराम से बैठ जाता है और अनिका के आने का ही इंतजार करता है। अनिका जब अपना ब्लैक कैट का आउटफिट चेंज करके आ जाती है तो अब अनिका को देखकर अब रोहित कहता है कि तुम सच में जा रही हो अनिका? रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरा जाना बहुत ही जरूरी है। और हाँ एक और बात, मैं अपने साथ पापा की वो डायरी भी साथ लेकर जा रही हूँ ताकि जब मुझे थोड़ा बहुत समय लगेगा तो मैं उसे पढ़ सकूँ। ये कहते हुए ही अनिका अब धनंजय पीरामल की डायरी को अपने पर्स में रख लेती है और वो अब अपने मास्क को अपने फेस पर लगाकर अब वो टेरेस की तरफ जाने लगती है। तो वही रोहित भी अब अनिका के साथ साथ टेरेस की तरफ बढ़ जाता है और अब वो यहाँ पर टेरेस पर दोनों ही जाने के बाद अब अनिका यहाँ पर उस चौपर में बैठ जाती है और चौपर में बैठने के बाद अब वो रोहित को बाय कहती है। तो वहीं इधर रोहित भी अनिका को हाथ के इशारे से बाय बोलता है। इधर अनिका रोहित को बाय बोल के अब पेरिस के लिए रवाना हो जाती है और इधर दूसरी तरफ बेंगलोर में यहाँ पर भी बेसवरी गांव में इन सभी ने ही अपना बैग पैक कर लिया था, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर अब उस बूढ़ी औरत ने इन चारों को बोला कि वो अभी के अभी यहाँ से चले जाए, क्योंकि उस औरत के सामने जैसे ही इन्होंने कहा कि इंद्रजीत उन्होंने ही राजमहल की रियासत को बनाया था, तो ये सुनकर उस बूढ़ी औरत को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो सीधे सीधे कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, राजमहल की रियासत तो यहाँ पर किंग ने बनाई थी। यहाँ अब धनंजय पीरामल इसीलिए कहते हैं चलो करण उस औरत की पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर उस औरत ने हमें जो भी कुछ हमारे रहने के लिए और खाने का इंतजाम किया, भले ही वो एक छोटे से पीरियड के लिए था, लेकिन हमें उनकी पेमेंट तो करनी चाहिए और उसके बाद ही हम यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह से हम किसी का पैसे नहीं रख सकते। धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया भी कहते हैं यार मैं तो भूल ही गया था कि मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मेरे कार्ड्स तो सारे गुलेरिया हाउस में ही है ना, क्योंकि मेरे पास तो अभी कुछ है ही नहीं। अब करण ने ये कहा ही था कि उसकी बात पर अब राजीव गुलेरिया कहते हैं कि मैं मर गया हूँ क्या जो तुझे दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मैं किस दिन काम आऊंगा। अब चलो हम सभी चलते हैं। वो चारों हुई अब उस घर से अपने बैग्स को उठाकर निकल कर आ जाते हैं और वो चारों उस औरत के घर की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो अब उस औरत के घर के दरवाजे को नॉक करने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद जब वो दरवाजा खुला तो सामने वो बुढ़िया ही थी। उस बुढ़िया को देखते ही अब करण गुलेरिया उन्हें कहते हैं वो क्या है कि हम आपको आपकी पेमेंट देने के लिए आए हैं।
आपने हमारे लिए जो खाने का इंतजाम किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब अपने वैलेट को निकाल कर अब उस बुढ़िया को पैसे देने ही वाले थे कि तभी इससे पहले धनंजय उन्हें कुछ भी पैसे देता तभी राजीव गुलेरिया ने अब अपना एक हाथ उसके वैलेट पर रखते हुए ही धनंजय को वहीं पर ही रोक दिया। राजीव ने जैसे ही धनंजय को रोका तो यहाँ पर धनंजय के साथ साथ करण और महेंद्र ये दोनों ही भी अब राजीव की तरफ घूर घूर कर देखने लगे। राजीव ने जब देखा कि ये सब उसी को ही देख रहे हैं तो अब यहाँ पर राजीव यहाँ पर धनंजय को मना कर देता है और कहता है मैं ये पेमेंट कर दूंगा, इसलिए तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है ये पेमेंट करने की। राजीव की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं अरे यार क्या ही फर्क पड़ता है, अब तो देखो मैंने वैलेट भी निकाला हुआ है, मैं पेमेंट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर राजीव अब जिद पर अड़ जाता है कि नहीं वो पेमेंट तो वही करेगा, क्योंकि यहाँ पर राजीव को अच्छी तरह से पता चल गया था कि यहाँ पर करण ने उसके लिए क्या कुछ किया है और यहाँ पर अपनी गलतियों को भले ही ये कोई बड़ी बात नहीं थी लेकिन वो अब हर चीज में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाना चाहता था और इसलिए भी यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहस बढ़ती ही जा रही थी। और इन सभी चीजों में अब राजीव का धनंजय पीरामल के वैलेट पर हाथ लग जाता है और धनंजय के हाथ से उसका वैलेट से छूटकर नीचे गिर जाता है। जैसे ही धनंजय के हाथ से अब उसका वैलेट नीचे गिरा तो उसके नीचे गिरते ही अब उसके वैलेट में जो चीजें थी वो भी वहां पर नीचे जमीन पर बिखर जाती है। इधर नीचे गिरे हुए पर्स को जब वो लेडी देखती है तो उन सभी से ही अब उस पर्स को देखकर वो कहती है इनकी फोटो तुम लोगों के पास कैसे आई, भला इनकी फोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है, और वो भी उनकी जवानी की फोटो। सच बताओ कौन हो तुम लोग, ये फोटो तुम सभी के पास क्या कर रही है। अब उस बुढ़िया की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि ये मेरे बेटे रोहित की फोटो है।